प्यारे बच्चों, हम लोग फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने समायोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया था और एक समायोजन कर लिया था अंतिम खाते क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक कैसे जो है वो आपका समायोजित किया जाता है और हम लोग उससे भी करते आ रहे हैं। सवाल जो लगाते थे क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते थे। उसी तरह से आगे भी बात करते हैं। हम लोग आज 4 खातों के बारे में बात करेंगे, 4 प्रकार के समायोजन के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला हमारा है अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा है पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोनों एक्सपेंस है, खर्चा है, यानी कि ये अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय के लिए कैसे समायोजन करते हैं। अदत्त व्यय से क्या आशा है, उसका मतलब होता है कि ऐसी खर्च, अदत्त व्यय वह खर्च होता है जिसमें सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं लेकिन अंतिम खाता तैयार होने तक भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि हमने ऐसी सेवाएं प्राप्त कर लिया, यानी काम करवा लिया है, पैसा नहीं, यानी किसी से हमने मजदूरी करा लिया, उसको हमने पैसा नहीं दिया। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, नौकरी पे है, उसको वेतन देना होता है, वो व्यक्ति महीने भर काम कर लिया लेकिन हमने उसको वेतन नहीं पेड किया है। कब तक, जब ये हमारा फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि जो हम वित्तीय वर्ष की बात करते थे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में काम करवा लिया और हमने भुगतान उसका नहीं किया, यानी भुगतान अभी रुका हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं और भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे खर्चे को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्त व्यय। अब इसकी बात करते हैं कि क्या करते हैं। जैसा हम लोग बात किए थे कि लेखा के नियम में 2 बातें आपको लिखानी है। पहली बात है कि व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में वो मद कहाँ जाएगा, और दूसरा है कि आर्थिक चिट्ठे में कहाँ जाएगा। तो पहली बात है इसके अदत्त व्यय जो आपका व्यापार व्यापार या लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, क्योंकि खर्चा है, खर्चा सदैव ऋणी पक्ष में दिखाते हैं, तो ऋणी पक्ष में संबंधित मद में जोड़ देते हैं। यानी कि व्यापार या लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष के संबंधित मद में जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। और आर्थिक चिट्ठे का चूंकि एक तरह से काम हमने ले लिया है, हमको उसको पैसा देना है, एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज की तरफ जाएगी। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है, हमने तो काम करा लिया, सेवाएं प्राप्त कर ली लेकिन भुगतान नहीं किया, सेवाएं प्राप्त भुगतान नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, लाभ हानि खाते या व्यापार खाता या लाभ हानि खाते में जहां भी होगा वो उससे की मजदूरी है तो मजदूरी में जोड़ देंगे। व्यापार खाते में आता है, वेतन है, वेतन में जोड़ देंगे, तो लाभ हानि खाते में उसके ऋणी पक्ष में कर देंगे और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखा देंगे। ठीक। अब दूसरा आता है पूर्वदत्त। पूर्वदत्त क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा बात करें प्रीपेड, यानी हमने पैसा दे दिया है, भुगतान कर दिया है और अभी सेवाएं प्राप्त नहीं किया है, हमने एडवांस में पैसा दे दिया और उसका जो है सेवाएं नहीं प्राप्त की, इसका अर्थ है अंतिम खाता बनने तक भुगतान कर दिया गया है लेकिन सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो लेखा के नियम क्या है, व्यापार या लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में संबंधित मद में से घटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। और आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है, एक तरह से हमने एडवांस दिया तो हमारी संपत्ति होती है, तो इसको हम संपत्ति पक्ष में दिखा देते हैं। ठीक है, एकदम जस्ट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों का विपरीत संबंध होता है। इसी तरह से आते हैं 2 बात और कर लेते हैं इनकम के बारे में। एक होता है उपार्जित या अप्राप्त आय, दूसरा होता है अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय। इसका मतलब यह है उपार्जित आय या अप्राप्त आय, एक्रूड इनकम। इसमें क्या होता है, वर्ष के अंत, यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस समय तक हमने धन कमा लिया, हमने मेहनत करके पैसा कमा लिया है लेकिन अभी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, भुगतान प्राप्त नहीं, कमा लिया है, धन हमने कमा लिया, कमाना समझते होंगे, मेहनत करके जो पैसा कमा जाता है कोई भी, तो पैसा हमने कमा लिया और लेकिन अभी जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसको
संबंधित मद यानी लाभ हानि खाते या व्यापार खाता में जहां भी होगा उसके धनी पक्ष में, क्योंकि इनकम है, आय सदैव हम लोग धनी पक्ष में दिखाते हैं। जानते हैं कि कोई भी हमारा व्यापार में इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, खर्चे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जो भी हमारा आय होगा उसको धनी पक्ष की ओर संबंधित मद में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि हमने भुगतान अभी नहीं पाया है, ये भुगतान हमको मिलेगा, इसलिए उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। किसको? एक्रूड इनकम यानी अप्राप्त आय को किसी भी लाभ हानि खाते या व्यापार का जहां भी होगा उसके धनी पक्ष में जोड़ देते हैं। चूंकि हमने कमा लिया है, पैसा हमको मिला नहीं, इस तरह से वो पैसा हमारा एक तरह से हमारी संपत्ति है, तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आगे आगे चलते हैं। अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। अब इसमें क्या है कि हमने पैसा एडवांस में ले लिया, अभी काम नहीं किया है। यानी जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे 31 मार्च को, तो उस दिन तक हमने एडवांस में पैसा ले लिया, बदले में काम हमने नहीं किया। एक तरह से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पैसा मेरे पास आ गया, एक तरह से दायित्व तो बन गया और काम चुकाना भी है, नहीं किए हैं, तो उसको क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के जो संबंधित मद होगा धनी पक्ष में घटा देंगे। लाभ हानि खाते के संबंधित आमतौर पे जो ये सब होते हैं इनकम अप्रत्यक्ष नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे हम चाहें तो सीधे सीधे इसको कट कर सकते हैं, सीधे लाभ हानि खाते में ही आता है। लाभ हानि खाता और इसमें भी लाभ हानि खाते में खाली रहता है, कहीं उसमें नहीं, क्योंकि हम लोग व्यापार खाता बनाए उसमें खाली दो ही आता है, आपका सेल आता है और सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह रहते हैं सब, तो उसमें नहीं आएगा। तो बात सीधी सीधी बात है, अनुपार्जित आय अग्रिम प्राप्त जब हम पाए हैं तो उसको घटा देंगे, अभी हम नहीं पाए हैं, कमा लिए हैं, तो उसको हम जोड़ देंगे। ये इनकम है तो इनकम को धनी साइड में, और चूंकि हमने धन प्राप्त कर लिया तो हमारा एक तरह से दायित्व होता है, तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखा देते हैं। तो आज हम लोगों ने ये 4 समायोजन कर लिया, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। आप इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिए। कल हम लोग अब तक इस तरह से देखा है तो 5 पढ़ लिए, अंतिम क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिए थे, अंतिम रहतिया हो गया, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। 5 तरह के समायोजन हमारे हो गए हैं। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हल, एक काल्पनिक आंकड़े के साथ जो है एक सवाल खड़ा करते हैं कि समायोजन कैसे करते हैं। हम लोगों ने 5 तरह के समायोजन पढ़ चुके हैं अब तक, अंतिम रहतिया, अदत्त मजदूरी, पूर्वदत्त, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। तो अब आइए इन्हीं सब समायोजन के बारे में एक उदाहरण, हम मतलब एक काल्पनिक आंकड़ा ले लिए हैं और उसी के आधार पे जो है एक क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रारंभिक रहतिया 2000 रुपये, क्रय 10,000 रुपये, विक्रय 20,000 रुपये, मजदूरी 2000, वेतन 5,000, किराया प्राप्त, कमीशन प्राप्त, पूंजी और भवन। ये हमारा हमने एक मोटा मोटी आंकड़ा ले लिया है। और इसके साथ जिससे हमने बात किया था कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसके बाहर कुछ समायोजनाएं दी रहती है। जैसे पहले दिया रहता था कि वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया इतना बचा, फिर तो उसी तरह से हम लोगों ने ये तो करते आ रहे हैं। अब आगे भी कैसे कैसे हो रहा है, तो मान लेते हैं जो हमारा अदत्त आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है वो मजदूरी के रूप में है। जैसे हमने कहा था कि संबंधित खातों में उसका एडजस्टमेंट होता है, तो अदत्त मजदूरी हमारा 500 रुपए है, पूर्वदत्त वेतन 1,000 रुपए है, उपार्जित किराया 2,000 रुपए है, अनुपार्जित किराया 700 रुपए है। अब इसको हम चर्चा करते हैं कैसे क्या करते हैं। तो अब पहले हम सबसे पहले काम करते हैं, जब भी क्वेश्चन हमको इस तरह से मिलेगा तो हम समायोजन कौन कौन से खाते में इसमें करना है मेन तलपट में, उसमें एक मार्क बना लेते हैं ताकि हमको उसको लिखते समय समस्या मतलब उसको हम ध्यान देते हैं। जैसे आप मान लीजिए रहतिया है वो तो करते रहते हैं, वो इसमें से नहीं रहेगा, वो बाहर उसको कर लेंगे। मजदूरी अदत्त मजदूरी है, यानी कि ये जो मजदूरी हमारा है, यहाँ पे जो मजदूरी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है, क्योंकि बताए थे कि संबंधित खातों में कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। और पूर्वदत्त वेतन है, यानी कि ये जो वेतन खाते में भी हमको करना है समायोजन। उपार्जित किराया यानी कि किराया प्राप्त किराया, इसमें भी कुछ करना है। अनुपार्जित कमीशन, कमीशन खाते में भी कुछ करना है। तो और बस ये इतना ही है, यानी कि हमको इन 4 खातों में, मजदूरी में,
वेतन में, किराया में और कमीशन में, इनमें हमको एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। प्रारंभिक रहतिया सबको पता है, ये हमने एक प्रारूप बना लिया है और तो उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 2000, ये 2000 रुपये हमारा हो गया यहाँ पे। फिर है परचेज, क्रय, टू परचेज। परचेज आपको पता है सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि हमने इसमें परचेज रिटर्न की कहीं बात नहीं की है, तो सीधे सीधे इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर परचेज रिटर्न की बात होती तो यहाँ पे लिखते, लेकिन फिलहाल हम लोग करके कर रहे हैं उस तरह से आंकड़ा लेकर के। अब आता है विक्रय। विक्रय आपका इधर जाता है बाई सेल्स, और ये है आपका 20,000। ठीक, फिर ये इन सब खातों में हमको जो है समायोजना करना है, तो इसकी बाद में बात करते हैं। आइए अब अंतिम रहतिया की चर्चा करते हैं। अंतिम रहतिया 5000 रुपए है, तो अंतिम रहतिया का क्या समायोजन करते हैं, हमने ये बता दिया है, ये एक बना लिया है यहाँ पे कि ये जो आपका ट्रेडिंग और पीएल में कहा जाएगा, ट्रेडिंग या पीएल में कहा जाएगा और किस साइड में होगा, ये हमने एक बना दिया। जैसे कि ये आपका अंतिम रहतिया ट्रेडिंग जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, तो इसको हम कर लेते हैं। यानी 500 रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5000 रुपए, आपका 5000 रुपये आ जाएगा। और इसमें कुछ आता नहीं, और ये एक जगह और जाता है, एसेट्स में आता है, एसेट्स में आ जाता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 5000 आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी आउटस्टैंडिंग वेजेज है, तो आउटस्टैंडिंग ऐसा है जिसका जो है मुझे मजदूरी में क्या होता है कि ये हमको भी चुकाना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमने काम प्राप्त कर लिया है, अभी जैसे हमने परिभाषा बात कर रहे थे, हमने काम करा लिया है, हमको वो देना बाकी है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम मजदूरी में ऐड कर देते हैं। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको ऐड कर देते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ऐड करते हैं। तो मजदूरी वेजेज है, तो यहां पे हम कर सकते हैं 2 वेजेज, और चूंकि इसमें समायोजन करना है, इसको फाइनल यहां नॉन लिख करके यहां पे लिखेंगे, जैसे हम लोग बाकी के लिए किया करते थे 2000 रुपए, और प्लस आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना आपका है, ये अदत्त मजदूरी आपका 500 रुपए, तो यहाँ पे +5, और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख देंगे, आपका हो जाएगा 2500 रुपए। अब हम लोगों का ये तैयार हो गया। फिर आगे चलते हैं, वेतन को ले लेते हैं। वेतन का कहा जाता है, अच्छी तरह पता है कि वेतन आपका सैलरी इसमें आता है, पीएल अकाउंट में आता है, और इसमें यहाँ पे मार्क कर लीजिए, लग रहा है कि इसमें समायोजन है, इसलिए फाइनल यहाँ लिख करके हम यहाँ लिख देंगे 5000। और अब यहाँ जाते हैं पूर्व दत्त वेतन, यानी कि वेतन जो है 1000 रुपए एडवांस में मिला हुआ है। अच्छा एक चीज और, सॉरी, अभी इसको भी करना है, इस पे 2 जगह जाएगा ना। एक तो ये जो आउटस्टैंडिंग आपका हो गया वेजेज, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ऐड कर दिया, लेकिन ये लाइबिलिटी में जाता है, क्योंकि हमने, हमारी जिम्मेदारी है, हमने काम करवा लिया है, पैसा भी नहीं दिया, तो इसको लाइबिलिटी साइड में, यानी कि लाइबिलिटी साइड में आपका क्या होता था, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेज,
और ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज। ठीक, हर एक समायोजन दो जगह जाएंगे, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, यानी कि ट्रेडिंग या पीएल में रहेगा और दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। हो गया ये। पूर्वदत्त वेतन की बात कर रहे थे, तो पूर्वदत्त वेतन जो है आपका इसमें आपका पूर्वदत्त यानी कि एडवांस में दिया गया है। एडवांस दिया गया मतलब इसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे माइनस कर देंगे सैलरी में से प्रीपेड। प्रीपेड तो आपका -1000 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4000। और कहाँ जाता है, और आपका जाता है ये एसेट साइड में जाएगा। एसेट में जाएगा क्योंकि ये एडवांस में दिया गया है, ये हमारी एक तरह से संपत्ति है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी कितनी है 1000। ठीक, इसी तरह से आप अगला चलते हैं, आगे आए किराया प्राप्त। किराया प्राप्त यानी रेंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट साइड में जाएगा। तो किराया पीएल का है, बाई रेंट कितना है 5000 रुपए। किराया 5000 रुपए हो गया आपका। चूंकि यहाँ पे समायोजना है इसलिए हमने यहाँ पे इसको धनराशि लिखा, वहां नहीं लिखा। अब आते हैं आगे, उपार्जित किराया। किराया उपार्जित यानी कि हमको ये जो 2000 रुपया है पीएल के क्रेडिट साइड में जोड़ देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस उपार्जित कहते हैं एक्रूड। एक्रूड आपका कितना है 2000 रुपए। आपका 2000 रुपए ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो इस प्रकार आपका 7000 का रेंट हो जाएगा। और ये हमारी हमने एडवांस में दिया हुआ है तो ये हमारी एसेट्स होता है। किराया हमने एडवांस में दिया तो इसको हमारा एसेट्स होता है, तो हम इसको यहाँ पे एसेट साइड में आ जाएंगे। एक्रूड रेंट कितना है आपका ये 2000। इसी तरह से आगे चलते हैं, अनुपार्जित कमीशन यानी ऐसा कमीशन अभी जो मुझे मिलना बाकी है, तो इसको क्या करते हैं कमीशन खाते में आ जाते हैं। प्राप्त कमीशन है तो ये भी रिसीव कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा बाई कमीशन। कमीशन कितना है 1000 रुपए। और अनुपार्जित है यानी कि हमको ये पैसा भी मिलना है, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी कि है कि पीएल के क्रेडिट साइड में इसको माइनस करेंगे। अनएक्रूड 700 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 700 यानी कि ये हो जाएगा 300 रुपीज। 300 रुपीज हो गया। अब आगे ये आपका समायोजन हमारे ख्याल से करीब करीब कंप्लीट हो गए। पूंजी है, पूंजी आपका पता है कहाँ जाता है, कैपिटल यहाँ जाता है। सॉरी अभी तो इसको हमने इसको लाइबिलिटी साइड में लिखा ही नहीं। अनएक्रूड कमीशन हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हर एक समायोजन दो जगह लिखा जाएगा। अगर भूल बस कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया आपका, ये आपके जैसे हमने 5 कमीशन होगा 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए यहाँ पे, तो यानी कि हमारा बैलेंस शीट में भी आ गया और इधर भी हो गया। अब आते हैं पूंजी कैपिटल। कैपिटल आपको पता ही है बैलेंस शीट में आता है, लाइबिलिटी साइड में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी ऐड करना है मुझे क्या नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो भी आएगा अभी कैलकुलेट करते हैं। और बिल्डिंग भवन आपका एसेट्स में आता है। बिल्डिंग आपका कितने का है 17,000 का बिल्डिंग हो जा रहा है। तो इस तरह से हो गया। अब इससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट जल्दी कैलकुलेट करिए आप लोग। अब ये देखें तो यहाँ पे 25,000 हो जाएगा।
25,000 रुपये, इधर भी आ जाएंगे 25,000 रुपये। और अगर हम देखें तो इस साइड का हमारा, जैसे अगर यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपये ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड में कितने हो रहे हैं, ये 500 और ये हो जाएगा 4 और ये 1, यानी कि इसको माइनस कर दें तो 5 और 0, यानी कि हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 का आ जाता है ये, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे 10,500 का आ जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जगह ले लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। बाई ग्रॉस, हमको ये यहाँ जगह छोड़ देना चाहिए था। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10,500। अब नेट प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 807, 17,800 में से 17,800 में से आपको 4,000 माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 30, यानी कि 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 13,800। अब 13,800 आपका कैपिटल में जुड़ जाएगा, 13,800 यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसको हम अगर करेंगे तो हो जाएगा 23,800। अब इसके बाद हम लोग जो है अपना बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं क्या हुआ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 0 0 0 7 8 9 10 5 15 5 25,000। इधर देखते हैं, ये 0 0 8 7 9 14 15 15 5 हमारे ये 25,000। इस तरह से हमारा जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, बराबर है। तो आपको बस ये समझना है, इसी तरह से आप करिएगा। कोई भी समायोजन दिया रहेगा उसको देखिएगा कि वो किस तरफ जा रहा है। पहले तो इसका परिभाषा है, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है और किधर जाता है। मैंने आप लोगों को कल ये दिया था, इसमें सब सारा डिटेल लिखा है। कौन सा ऐसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट में, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग के रिलेटेड अकाउंट में जोड़ देते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। प्रीपेड, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग के पीएल के अकाउंट के रिलेटेड में घटाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट में जाते हैं। इस तरह से चीजें हैं, और भी कॉलम के। पहले फिलहाल हम लोग जो है 5 समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। आप जो है इसका क्वेश्चन हल